नमस्ते। केजी के समाज ल्यूमिनरीज की हमारी बिल्कुल नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान केतन चावड़ा और मेरे साथ हैं ब्रिस्बेन से मेरे मित्र। नमस्ते। तो ये सीरीज हमारे लिए बहुत खास है। इसमें हम श्री कच्छ गुजरर क्षत्रिय समाज की जड़ों, उनके जुझारूपन और समय के साथ फिर से उठ खड़े होने की कहानी पर बात करेंगे। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी पहचान का एक जश्न मनाने जैसा है। बिल्कुल। ये उन लोगों की विरासत का जश्न है जिन्होंने त्याग और एकता की मिसाल कायम की। और इस सीरीज में हम खास तौर पर उन लोगों को याद करेंगे जिन्हें बड़े बड़े सम्मान मिले, जैसे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के पुरस्कार। हाँ, या फिर कृषि पंडित या साहित्य अकादमी जैसे अनोखे सम्मान। और हाँ, हमारे अपने समाज के पुरस्कार भी। ज्ञाति दीपक, समाज रत्न, समाज संरक्षक। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए एक रोशनी की तरह हैं। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन कर रही है हमारी श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज महासभा, जिसका एक ही मंत्र है, सह वीर्यम करवावहे, जिसका मतलब है हम सब मिलकर ज्ञान पाने की शक्ति हासिल करें। तो आज हम एक ऐसे ही ज्ञाति दीपक की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम आज भी हमारे समाज में बड़े सम्मान से लिया जाता है। राय बहादुर जगमाल राजा चौहान। एक ऐसा नाम जिसके साथ अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। जब हम जगमाल राजा चौहान का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की छवि आती है। लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर कहना तो मतलब उनकी पहचान को बहुत छोटा करना होगा। अच्छा। सोचिए, वो एक उद्योगपति थे, खदानों के मालिक थे, बैंकर थे, और यहाँ तक के 1940 के दशक में एक एयरलाइन में भी उनकी हिस्सेदारी थी। उनका दायरा बहुत ही बड़ा था। एक मिनट, एक एयरलाइन? ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। हाँ, इस पर तो हम जरूर वापस आएंगे। हाँ, लेकिन हाँ। पहले बात करते हैं उस सम्मान की जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी। उन्हें दो बहुत बड़े खिताब मिले थे, एक ब्रिटिश सरकार से राय बहादुर, और दूसरा अपने ही समाज से ज्ञाति दीपक। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना? बिल्कुल। देखिए, ये 1920 के आसपास का समय था। एक तरफ ब्रिटिश राज उन्हें उनके काम के लिए सम्मानित कर रहा था, और दूसरी तरफ झरिया बिहार में उनका अपना समाज उन्हें ज्ञाति दीपक कह रहा था। यानी समुदाय का प्रकाश। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी काबिलियत को सरकार और समाज दोनों ने पहचाना। राय बहादुर की उपाधि के बारे में थोड़ा और बताइए। ये कितना बड़ा सम्मान था उस जमाने में? ये बहुत बड़ा सम्मान था। ये एक तरह की पदवी थी जो ब्रिटिश सरकार उन भारतीयों को देती थी जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में कोई असाधारण काम किया हो। अच्छा। इसका एक क्रम होता था, राय साहब, उससे ऊपर राय बहादुर, और फिर दीवान बहादुर। तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान हुआ। हाँ, और ये उपाधि मिलना सिर्फ एक मेडल मिलना नहीं था। ये सरकार में आपकी पहुंच, आपके प्रभाव और आपकी साख का प्रतीक था। इसका मतलब था कि वाइसराय तक आपकी बात सुनी जाएगी। मतलब उनकी गिनती देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में होती थी। बिल्कुल, तभी तो उनका नाम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी दर्ज है। ये तो बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में किसी भारतीय का नाम वहां आना। हाँ, एक वैश्विक मान्यता थी। ये दिखाता है कि उनका काम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया उस पर नजर रख रही थी। तो एक तरफ सरकार से राय बहादुर और समाज से ज्ञाति दीपक जैसे सम्मान, लेकिन ये सम्मान किसी वजह से तो मिले होंगे। उनका काम क्या था? चलिए शुरुआत रेलवे से करते हैं। बिल्कुल, उनकी पूरी कहानी की नींव रेलवे ने ही रखी थी। कहा जाता है कि अंग्रेज कच्ची ठेकेदारों की ईमानदारी और मेहनत के बड़े कायल थे। हाँ, मैंने भी सुना है। वो अपना काम समय पर और पूरी लगन से करते थे। इसीलिए भारतीय रेलवे में उन्हें प्राथमिकता दी जाती थी, और जगमाल राजा इसी भरोसे का सबसे बड़ा चेहरा थे। भरोसे की बात आपने की तो मुझे गया रेलवे लाइन वाला किस्सा याद आ रहा है। सुना है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि वायसरॉय लॉर्ड इरविन को खुद उन्हें बुलाना पड़ा था। हाँ, ये किस्सा उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। हुआ ये था कि गया में भीषण बाढ़ आई और रेलवे लाइन पूरी तरह तबाह हो गई, जो गाजा ठप हो गया। और ब्रिटिश इंजीनियर कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तब लॉर्ड इरविन ने व्यक्तिगत रूप से जगमाल राजा को बुलाया, और उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिन रात एक करके बहुत ही कम समय में उस लाइन को फिर से चालू कर दिया। इस एक घटना ने तो अंग्रेजों की नजर में उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया होगा। बहुत ज्यादा। इसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ठेकेदार नहीं है, बल्कि एक संकट मोचक हैं। हाँ, एक ऐसे इंजीनियर जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं।
और इसी भरोसे ने उनके लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट का दरवाजा खोला। कलकत्ता का बाली ब्रिज? बाली ब्रिज, जिसे विलिंगडन ब्रिज भी कहते हैं। मैंने सुना है कि ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक अजूबा माना जाता था। अजूबा ही था। 1926 में काम शुरू हुआ और 1932 में पूरा हुआ। हुगली नदी के बहाव के बीच गहरे कुएं खोदकर नींव डालना, जिसे केसनिंग कहते हैं, एक बहुत ही जटिल और खतरनाक काम था। उस समय की तकनीक के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। और जगमाल राजा ने इसे बखूबी पूरा किया। और कहते हैं कि सम्मान के तौर पर उस पुल पर चलने वाली पहली ट्रेन का नाम हाँ, उनके नाम पर रखा गया था, जगमाल राजा हावड़ा एक्सप्रेस। ये एक ऐसा सम्मान है जो शायद ही किसी ठेकेदार को मिला हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिन का सम्मान नहीं था। आज भी 90 साल बाद भी अगर आप उस पुल पर जाएं तो उसके हर लोहे के गर्डर पर ये लिखा हुआ देख सकते हैं, इरेक्शन एंड केसनिंग डन बाय राय बहादुर जगमाल राजा इलाहाबाद। कमाल है। मतलब ये एक स्थायी विरासत है जो लोहे पर लिखी गई है। सही बात है। तो रेलवे में मिली इस कामयाबी और भरोसे ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। यहीं से उनकी एक उद्योगपति बनने का सफर शुरू हुआ होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रेलवे से उन्होंने जो पूंजी और साख कमाई, उसे उन्होंने एक बड़े विजन में लगाया। इसकी शुरुआत 1910 में हुई, जब उन्होंने नैनी, इलाहाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री खरीदी। एक मिनट, 1910 में? मतलब पहले विश्व युद्ध से भी पहले? उस समय भारत में अपनी ग्लास फैक्ट्री चलाना कितना आम था। मुझे तो लगा था कि ज्यादातर कांच का सामान बाहर से ही आता होगा। यही तो उनकी दूरदर्शिता थी। उस समय ज्यादातर चीजें बाहर से ही आती थीं। उन्होंने इस जरूरत को पहचाना। ये सिर्फ एक फैक्ट्री खरीदना नहीं था, ये एक तरह से मेक इन इंडिया की शुरुआत थी, उस जमाने में जब ये शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। और फिर उन्होंने और भी कंपनियां खोली। हाँ, बाद में उन्होंने 1935 में बॉम्बे ग्लास वर्क्स, गुजरात पॉटरी वर्क्स और राजा ग्लास वर्क्स जैसी कई कंपनियां खोली। और कहते हैं कि इलाहाबाद ग्लास वर्क्स एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक बन गई थी। हाँ, उसमें लगभग 5000 लोग काम करते थे। 5000 लोग? सोचिए, आज से 100 साल पहले 5000 कर्मचारियों वाली फैक्ट्री कितनी बड़ी रही होगी। और वो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से ग्लास बनाने के माहिरों को भारत बुलाया और नौकरी पर रखा। उस जमाने में एक भारतीय उद्योगपति का विदेशों से विशेषज्ञ बुलाना, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। हाँ, ये एक मानसिकता को बदलने जैसा था। बिल्कुल। कि भारतीय भी विश्व स्तरीय के उद्योग चला सकते हैं। बिल्कुल, ये उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। वो सिर्फ एक और फैक्ट्री नहीं बना रहे थे, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे जो उस समय भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। और उनका साम्राज्य सिर्फ ग्लास तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने शुरू में एयरलाइन का जिक्र किया था। हाँ, उनका पोर्टफोलियो बहुत विविध था। उन्होंने इलाहाबाद में भारत की पहली व्यावसायिक अचार फैक्ट्रियों में से एक शुरू की। अचार की फैक्ट्री? हाँ, एक रंगीन सीमेंट की फैक्ट्री लगाई। और हाँ, अंबिका एयरलाइंस नाम की एक एयरलाइन कंपनी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी। ये दिखाता है कि वो समय से कितना आगे सोचते थे। वो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की जरूरतें देख रहे थे। सही बात। एक तरफ इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य और दूसरी तरफ समाज सेवा, इन दोनों के बीच उन्होंने संतुलन कैसे बनाया? और यही उनकी महानता थी, वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी मां रूदीबाई की मृत्यु के बाद आयोजित किया गया नातेड़ू। हाँ, वो सामुदायिक भोज। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इसका पैमाना कल्पना से भी परे लगता है। 20,000 लोग। हाँ, 20,000 लोग। कच्छ के 18 गांवों से लोग आए थे और ये भोज 2 दिनों तक चला था। 2 दिनों तक? आप अंदाजा लगाइए कि इसका इंतजाम कितना बड़ा रहा होगा। ये किसी शाही आयोजन जैसा था। और मजे की बात यह है कि कच्छ के महाराओं ने भी इसे एक शाही आयोजन ही माना। उन्होंने अपने शाही भंडार से बर्तन और दूसरा सामान भेजा था। ये उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि पिछले 80 सालों में हमारे समाज में वैसा आयोजन दोबारा कभी नहीं हुआ। उनका परोपकार सिर्फ इस एक भोज तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इलाहाबाद में गंगा के किनारे 100 कमरों वाला एक विशाल जूसी आश्रम बनवाया। अच्छा। ये आज भी उनका परिवार चलाता है और कुंभ मेले के दौरान हजारों साधुओं और तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान था। बहुत बड़ा। उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने 1932 में भुज में और 1940 में पूना में छात्रों के लिए मिस्त्री बोर्डिंग हाउस बनवाए, ताकि बाहर से आने वाले समाज के बच्चे वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। सही कहा। और अपने गांव नागौर के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, वो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते थे।
अपनी गांव नागौर में उन्होंने एक सार्वजनिक बाग बनवाया, मंदिर बनवाया, हरिजनों के लिए एक पूरी कॉलोनी बसाई। और पानी की कमी को दूर करने के लिए कई कुएं भी खुदवाए। हाँ, ये सिर्फ दान नहीं था, ये समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सोच थी। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है कि उनका रिश्ता हर किसी से बहुत खास था, चाहे वो आम लोग हों या कच्छ के महाराव। कच्छ के महाराव श्री खेंगार जी बाबा के साथ उनकी दोस्ती तो एक मिसाल थी। ये रिश्ता इतना गहरा था कि 1937 में जब लंदन में किंग जॉर्ज 6 का राज्याभिषेक हुआ तो जगमाल राजा महाराव के एडीसी यानी सहायक बनकर उनके साथ गए थे। सोचिए, एक उद्योगपति का एक महाराजा का दाहिना हाथ बनकर लंदन जाना। ये उनके आपसी विश्वास और सम्मान को दिखाता है। और ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, ये कच्छ के विकास से भी जुड़ गया। बिल्कुल। जब वो लंदन में थे तभी महाराव ने उन्हें कच्छ के लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी। अच्छा। उन्हीं के वजह से कच्छ में पहली बार शेवरले और फोर्ड जैसी गाड़ियां आईं। और एक और दिलचस्प किस्सा है। हाँ, सड़क वाला। उन्होंने अपनी गांव नागौर से भुज तक 10 किलोमीटर की पक्की सड़क सिर्फ इसलिए बनवाई ताकि महाराव जब भी उनसे मिलने आए तो उन्हें कोई तकलीफ न हो। ये तो कमाल का उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत संबंधों को पूरे क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही उनकी पहचान थी। वो एक ऐसे पुल थे जो लोगों को, समाज को और विकास को जोड़ते थे। चाहे वो रेलवे का पुल हो या रिश्तों का। सही कहा। आप सुन रहे थे केजी के समाज ल्यूमिनरीज। राय बहादुर जगमाल राजा चौहान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, एक दूरदर्शी थे। उनका योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। उनकी नवीनता की भावना, उनका जुझारूपन और केजी के समाज के प्रति उनका अटूट समर्पण हमेशा एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह रहेगा। उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, ये आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी गूंज सिर्फ अतीत से नहीं आती बल्कि वर्तमान में भी जीवंत है। ये एक ऐसी कहानी है जो ये सिखाती है कि उत्कृष्टता, समुदाय और दूरदर्शिता की भावना को कैसे आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रखा जा सकता है। यहाँ एक विचार छोड़ने जैसा है। जगमाल राजा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के दौर में, जब दुनिया इतनी बदल गई है, व्यक्तिगत सफलता और सामुदायिक उत्थान को इस तरह से जोड़ना संभव है जैसे उन्होंने किया था? ये एक बड़ा सवाल है। आज का एक सफल व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़े रहकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकता है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए हम चौहान परिवार और खास तौर पर उनके पोते श्री धीरज श्यामजी भाई चौहान का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने परिवार से जुड़ी अहम जानकारी और तस्वीरें हमारे साथ साझा की। आइए इस कहानी को हमारे केजी के समाज, सभी गुजराती समुदायों और दुनिया भर में फैले भारतीयों तक पहुंचाएं। कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार। हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।